2024 के चुनाव का चौथा चरण है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक के रिकॉर्ड्स पहले आपको बता दें। 96 सीटों पर 52.6% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा 66 पश्चिम बंगाल में हुआ है। सबसे कम 42.35 महाराष्ट्र में मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे कम 42.35%। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 66%। और ये तो अभी 3 बजे तक के ही रिकॉर्ड्स हैं। हमारे कई सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उजियारपुर से रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक सिंगल कन्नौज से। अशोक, सबसे दिलचस्प सीट पर आप मौजूद हैं, जहां पर तेज प्रताप का पहले पर्चा भरा गया था, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया और कन्नौज में वो खुद चुनावी मैदान में है। क्या तस्वीर समझ में आ रही है? वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है और क्या कह रहे हैं लोग? देखिए अंजना, 51% के करीब कन्नौज की अगर बात की जाए यहाँ पे वोट डाला है। और अभी लोग आ रहे हैं, हालांकि छोटी छोटी लाइनें ही हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन क्योंकि बहुत गर्मी है और उसके बाद अब लोगों ने निकलना शुरू किया घरों से। और जहां तक बात है कन्नौज सीट की, ये समाजवादी पार्टियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 में यह गढ़ टूट गया था, ये किला ढह गया था। और सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उनको हराया था 12,000 के करीब मतों से। लेकिन 1998 से लगातार अगर बात की जाए 2019 तक समाजवादी पार्टियों का दबदबा रहा। अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी 2000 में बाई इलेक्शन से यहां से की थी, क्योंकि मुलायम सिंह ने सीट खाली की थी। और 2000 से लेकर 2012 तक अखिलेश यादव 3 बार यहां से सांसद रहे। उसके बाद डिम्पल यादव निर्विरोध चुनी गई। फिर डिम्पल यादव ने 2014 में मोदी लहर के बावजूद इस सीट पर 20,000 मतों के अंतर से सुब्रत पाठक को हराया था। लेकिन 2019 में जो समाजवादियों का गढ़ माना जाता था, उसमें सेंध मारीकर खुद सुब्रत पाठक 12,000 के मतों से डिम्पल यादव को हराया था। लेकिन बात की जाए यहाँ पर राम नौलोहिया भी 1967 में सांसद चुने गए थे। उसका शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री 1984 में यहाँ से सांसद बनी थी। और खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस बार सुब्रत पाठक जो है मोदी और योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उधर अखिलेश यादव यहाँ पर राहुल गांधी और खुद अखिलेश यादव ने रैली की थी, ज्वाइंट रैली की थी। अखिलेश यादव का कहना है कि यहाँ पर हमने जो विकास किया था उसी के आधार पर उतना ही विकास हुआ है, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। जबकि बीजेपी, सुब्रत पाठक ये कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी जो है कास्ट की बात किया करती थी, कास्ट इक्वेशन पे चुनाव जीतने की बात किया करती थी, अब समाजवादी पार्टियों का यहाँ कोई आधार नहीं रहा। 2019 में अंजना बीएसपी और एसपी ने चुनाव मिलकर लड़ा था, उसके बावजूद भी डिम्पल यादव यहाँ से आ रही थी। लेकिन इस बार यही अगर इस पूरी सीट की कहानी को 2 लाइन में समझाना हो अशोक, तो कहानी यही है कि बहू सीट नहीं बचा पाई, उनके हाथ से सीट चली गई थी। अब बेटे फिर से वहां पर उतरे हैं और बहू को अब तक की सबसे सेफ सीट यादव फैमिली की मैनपुरी भेज दिया गया, जहां से आज तक समाजवादी पार्टी हारी नहीं और बीजेपी कहीं जीती नहीं। लेकिन कन्नौज की सीट की कहानी 19 में पलटी थी। आइए लिए चलते हैं आपको 2 सहयोगी। रोहित सिंह हमारे साथ उजियारपुर से जुड़ रहे हैं। रोहित, आ रही हूं मैं आपके पास। बेगूसराय से गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय यहां से, दोनों पर सबकी नजर है। लेकिन उससे पहले एक बार अब्दुल के पास चलते हैं, क्योंकि अब्दुल, हैदराबाद की सीट में आप मौजूद हैं। कहने को तो बात तेलंगाना की, कई लोग कहेंगे दक्षिण के हिस्से की, लेकिन यह सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा है और यहां से तापमान पूरे देश की सियासत का बढ़ रहा है। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ हो और दूसरी तरफ माधवी लता। कितनी वोटिंग परसेंटेज अभी तक की रही है और क्या वहां पर लोग कह रहे हैं? देखिए, हैदराबाद, तेलंगाना, खास करके तेलंगाना में वोटिंग परसेंट 40% से अधिक रहा है। लेकिन हैदराबाद में एक चिंताजनक यहाँ पर विषय ये है कि वोटिंग परसेंटेज 19% तक ही रहा है, लगभग दोपहर के 1 बजे तक। तो ये काफी चिंताजनक बात रही है हैदराबाद शहर की, जहां पर हर बार यही एक समस्या रही है कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर कैसे लाया जाए, लोगों को कैसे अपने घरों से बाहर निकालकर वोटिंग पोल या पोल स्टेशन तक लाया जाए। ये बड़ी एक समस्या इलेक्शन कमीशन की रही है। लेकिन इस बार
यही समस्या वापस से लौटती दिखाई दे रही है। हालांकि नेता पोलिंग स्टेशन पर अपील कर रहे हैं कि लोग बाहर आए, अपना अपना मतदान दें, लेकिन कड़ी धूप के चलते हैदराबाद शहर में जो लगातार तापमान बढ़ता रहा है, इसके चलते कई सारे पोलिंग स्टेशन में काफी ठंडा माहौल दिखाई दे रहा है। उसी तरह दूसरे कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं पोल करने के लिए। यहाँ का तापमान अगर हम बात करें, सियासी तापमान काफी गरमाया गया है। एक तरफ अगर हम देखें तो अब्दुल, जब हैदराबाद की बात होती है तो लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर क्या ध्रुवीकरण होगा। 54% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर ओवैसी को चुनौती दे रही है माधवी लता। एक कमेंट जल्दी से मैं इस पर चाहती हूं कि क्या वाकई ऐसा पोलराइजेशन ग्राउंड में वोटिंग के दिन आज दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसी समस्याएं हैं। जैसे आज ही हमने देखा माधवी लता ने एक पोलिंग स्टेशन में गई थी। वहां पर चेकिंग के दौरान उन्होंने बुर्का जो महिलाओं का बुर्का उठाकर उनका एपिक कार्ड आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, जिसके ऊपर विवाद हुआ और एक केस दर्ज किया मलकपेट पुलिस ने। इस केस दर्ज होने के बाद भी माधवी लता रुकी नहीं। अभी हमने कुछ देर पहले उनसे बातचीत की। चंद्रायन गुट्टा के पोलिंग स्टेशन में वो यहाँ पर घूम रही है। जहां जहां रिगिंग की समस्या है, जहां जहां लोग जिनके नाम काटे गए हैं, उनकी तरफ से बातचीत करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर माधवी लता लगातार घूमती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी कई सारे पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि बाहरी संख्या में निकले बाहर और वोट करें। हैदराबाद अर्बन जो इलाका है, यहाँ पर पहले से यही समस्या रही है कि लोग बाहर पोलिंग के लिए आते नहीं थे, लेकिन इस सियासी घमासान के चलते अंदाजा ये लगाया गया था कि लोग भारी संख्या में आएंगे, लेकिन तापमान यहाँ पर गरमाया हुआ है, उसी तरह जो पोलिंग स्टेशन भी अभी गरमाए हुए हैं। लोगों की ठंडक यहाँ तक पहुंची नहीं है। बिल्कुल साफ दिख रहा है, गर्म हवाओं के थपेड़े। लेकिन चुनावी तौर पर किसको फायदा किसको नुकसान, इसके लिए इंतजार करना होगा। हमारे साथ दो हमारे अन्य सहयोगी लगातार बने हुए, बर्धमान दुर्गापुर से सिराग्नी रॉय हमारे साथ बने हुए। सिराग्नी, आपके पास आने से पहले रोहित, जरा बिहार की गर्मी जो है उसकी सियासी तपिश हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तो वोटर्स की यहां पर उदासीनता, और दूसरी ये जो कहानी, मतलब जिन सीटों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 2 मंत्रियों की किस्मत तो यहीं पर दांव पर है। बिल्कुल जनाब, उदासीनता साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में आई और चौथे चरण में भी वही हालात है। 3 बजे तक केवल 45% वोटिंग। उजियारपुर लोकसभा में मौजूद हूं मैं इस समय। एक पोलिंग बूथ की हालत देख लीजिए, कोई भी वोटर यहाँ मौजूद नहीं है। जो भी वोटर्स पहुंचे थे वो सुबह के वक्त ही आए थे, 9-10 बजे तक आए, लेकिन उसके बाद दिन में तापमान जैसे बढ़ता चला गया, उसके बाद वोटरों की संख्या जो है कम हुई और फिलहाल अब तो देख रहे हैं कि एक भी वोटर जो है इस बूथ पर मौजूद नहीं है। और कमोवेश यही हालत जो है बहुत सारे बूथ पे है, और इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी जो है वोटिंग परसेंटेज कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। 55% से 60% तक जो है शाम 6 बजे तक का जो है इसी के बीच में रहना है। जब आप राजनीतिक तपिश की बात कर रहे थे तो देखिए 3 हाई प्रोफाइल सीट है। बेगूसराय से, जो जहां मैं खड़ा हूं उसके बगल बेगूसराय है, जहां से गिरिराज सिंह की किस्मत जो है वो दांव पे लगी हुई है। उजियारपुर, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी किस्मत दांव पे लगी है। वो यहां से तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मुंगेर से ललन सिंह, जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी किस्मत भी दांव पे लगी हुई है। अब यहाँ पे एक समस्तीपुर सीट भी है अंजना, जो कि सटा हुआ है उजियारपुर से। वहाँ नीतीश कुमार के दोनों मंत्री आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ मंत्री नहीं भिड़े हैं, मंत्री के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। अब महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं, उनके बेटे कांग्रेस से टिकट के सनी हजारी टिकट जो लड़ रहे हैं। और वही अशोक चौधरी की बेटी है, वो शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रही हैं। तो यानी नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बीच भी जो है यहाँ पर बच्चों के जरिए जो है ठनी हुई है। तो बड़ी दिलचस्प रोहित, वो भी बड़ा और दिलचस्प है रोहित की कैसे, देखिए गिरिराज सिंह खुद तो बेगूसराय से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका वोट है मुंगेर कंस्टिट्यूएंसी में, जहां ललन सिंह है, और ललन सिंह पर ही सबसे ज्यादा बीजेपी और जेडीयू की ठनी हुई थी कि तभी एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे जब आप बनने देंगे, जब आप हटाइएगा ललन सिंह को अध्यक्ष पद से। वहीं पर जाकर गिरिराज सिंह को आज वोट डालना पड़ा है। रोहित, सिर्फ एक लाइन का कमेंट। बिल्कुल देखिए, बरहैया जो एक जगह है जहां पर लखीसराय में, जो मुंगेर लोकसभा में आता है, वहीं पर आज वोट डाला है गिरिराज सिंह ने। अब जाहिर सी बात है, आप जो घटना का जिक्र कर रही थी, पानी पी कर जो है राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह ने क्या क्या नहीं बोला था उस वक्त प्रधानमंत्री को या बीजेपी के लिए क्या क्या नहीं बोला करते थे, लेकिन आखिरकार
वो हटे अध्यक्ष पद से, तभी नीतीश कुमार जो है वो वापस जो है वो आए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर एनडीए में आ गए। तो जाहिर सी बात है अब ललन सिंह और गिरिराज सिंह जो है एक ही गठबंधन के साथी हैं, तो अब माना जा रहा है कि वोट अगर उनका गया होगा तो कहां गया होगा समझने की बात है। जी अंजना, बिल्कुल, अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको लिए चलेंगे दुर्गापुर भी, ये सीट भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। देखिए आसनसोल, जो कि आज तक टीएमसी जीती नहीं थी बंगाल में होते हुए, आसनसोल सीट 2022 के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा जीतते हैं टीएमसी के लिए, लेकिन वहां पर पवन सिंह को बीजेपी पहले ऐलान करती है वो कैंडिडेट होंगे, फिर एसएस अहलुवालिया को दुर्गापुर से वहां लाया जाता है क्योंकि पवन सिंह के कुछ वीडियोस आते हैं। दुर्गापुर में लेकिन वर्धमान ये जो सीट है वहां पर इस बार मुकाबला है कीर्ति आजाद का, और वहां पर दिलीप घोष बीजेपी की तरफ से चलेंगे। सूर्याग्नि हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले कन्नौज में आज वोटिंग थी। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की है। उन्होंने आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव से बातचीत की है, सुनिए। देखिए, एक मतदान केंद्र है जहां पर इस वक्त आए हुए हैं अखिलेश जी, आप मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, क्या मैसेज देना? देखिए मतदान केंद्र में मैं इसलिए जा रहा हूँ, कम से कम लोगों को देखें कि किस तरीके से मतदान हो रहा है। और कई जगह बीजेपी के जो समर्थक हैं, मैं पिछले बूथ पे होके आया हूँ रणधीरपुर में, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने प्रशासन का साथ लेकर के एजेंट के साथ मारपीट की। जब मैं बूथ पे पहुंचा तो पता लगा बीजेपी कार्यकर्ता भाग गए। अरे भाई भागते क्यों हो? अगर किसी को मारा है तो भागते क्यों हो? सामना करो। खैर, जहां जहां हम जा रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की, जनता स्वयं वोट डालने आ रही है। जनता की जो नाराजगी है वो बढ़ती चली जा रही बीजेपी के खिलाफ। ये तो चौथा चरण है, अभी तो इसके बाद और चरण होने हैं। जनता कन्नौज की, जो यहाँ के लोग रहे हैं जिन्होंने लोधी समाज को अपमानित किया, यहाँ के लोग, पड़ोस के लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, इन्होंने हटवा दिया। इन्होंने लोधी समाज को कहा कि हम पैसे से तुम्हारा वोट ले लेते हैं, और पाल समाज के नेता को गाली गलौज की। एक ऐसा सांसद जो गाली गलौज देता हो, वो जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती ऐसे सांसद को। जो पार्टी है वो ये कह रही है कि सपा के भी कई लोग हैं जो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का अगर एक भी कहीं रुकावट पैदा कर रहा हो तो बताइए। हम तो कहीं रुकावट पैदा नहीं कर रहे, हम लोग तो चाहते हैं कि वोट अच्छा पड़े। ट्वीट करने का संज्ञान लिया अभी तक इलेक्शन कमीशन आप लोगों ने ट्वीट का? कुछ जगह संज्ञान लिया, कुछ जगह नहीं लिया। तो कन्नौज की कहानी आपने सुन ली। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, इधर रायबरेली में मतदान 20 मई को होना है। आज राहुल और प्रियंका गांधी दोनों वहां पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में एक रैली के दौरान अपनी 2 मां के बयान पर सफाई दी। कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था, ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे, और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी, और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है, और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। तो ये वो घमासान है जिसकी तैयारी चल रही है। अभी रायबरेली में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले वहां जाकर मां और दादी की बात करते हुए आपने राहुल गांधी को सुना। चलिए बंगाल बहरामपुर सीट, बहुत दिलचस्प लड़ाई है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन में टीएमसी कांग्रेस सब एक साथ आने की बात कर रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग हो नहीं पाई और जमकर लड़ाई हुई कांग्रेस और टीएमसी के बीच में। बहरामपुर सीट उसका नतीजा है। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी कार को रोका है। उनके मुताबिक ये घटना तब हुई जब वो एक से दूसरे बूथ पर वोटिंग के लिए जा रहे थे। देखिए, यहां पर अधीर रंजन चौधरी टीएमसी से कांग्रेस पार्टी से मैदान में है, तो टीएमसी से यूसुफ पठान को उतार दिया गया है। लेकिन आज वो शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर उनके साथ गलत व्यवहार हुआ,
कह रहे अधीर रंजन चौधरी इसी दौरान उनके मुताबिक भारी तादाद में आए पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। उनका आरोप है कि ये टीएमसी के इशारे पर किया जा रहा है। उन पर काफिले में ज्यादा गाड़ियां लेकर चलने का आरोप लगाया गया। जवाब में उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की गाड़ियों के चलते उनका काफिला लंबा हो गया था। Cavalcade. See, it is not my cavalcade. You media people, you are following myself. You are, I mean, you are yourself on your own volition. You have participated in my cavalcade. I have never invited you, but that is also being ascribed upon me that I am carrying the cavalcade according to my own wishes and fancy. But this is not true. इधर पश्चिम बंगाल में आज 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें बहरामपुर की आपने कहानी सुनी। कृष्णानगर सीट पर भी लोगों की नजर है, जहां से महुआ मोइत्रा का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार अमृता राय से है, जो राज परिवार से आती हैं। महुआ मोइत्रा से इंद्रजीत कुंडू ने खास बातचीत की है। हमको बहुत मजा आया क्योंकि देखिए पीएम 2 बार आए, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पीएम 2 बार आए, अमित शाह जी आए, उनके जितने नेता थे सब आए, सीबीआई भी आ गए। अब इतना कुछ सब खास मेहमान आने के बाद मैं जब 1 लाख वोट से जीतूंगी तब किसका ग्लोरी होगा? मेरा ही ग्लोरी होगा। तो वो खुद ब खुद मुझे हीरोइन बना देते हैं, मुझे कुछ करने का कोई नहीं है। और एक चीज देखिए, पीएम जी 2 कैंडिडेट को फोन किए थे। एक है बशीरहाट की कैंडिडेट, अब पता चल गया कि 2000 रुपया लेके उन्होंने फॉल्स आरोप किया रेप का। सेकंड है कृष्णनगर का कैंडिडेट। अगर 42 में 1 सीट जीतने वाले हैं हम लोग तो बशीरहाट जीतेंगे, और 2 सीट जीतने वाले हैं तो हम कृष्णनगर जीतेंगे। तो पीएमजी का इस बार 0% स्ट्राइक रेट हो गए। 2 बार फोन किए और 2 बार में 0/0। पश्चिम बंगाल की बर्धमान सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके बीच यहां पर भी दिलचस्प तस्वीरें आई हैं। वोटिंग से पहले एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार करने वाले बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष और टीएमसी उम्मीदवार कीर्ति आजाद गले मिलते दिखे, एक दूसरे से हाथ मिलाते और बातें करते दिखे हैं। बात हैदराबाद की। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर केस दर्ज हो गया है। उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उन्होंने बूथ में वोट देने आई महिलाओं का नकाब उठवाकर उनकी पहचान की जांच की। शुक्रिया अम्मा। मैडम ये तो 38 है, आप 38 की कहाँ है? उठाइए अम्मा। ये कौन है? आप कौन है? आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ ये क्या? पहले बनाई से कितने साल पहले बना था ये? भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस विदाउट द फेस मास्क। आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ फीमेल, एंड विद लॉट ऑफ हम्बलनेस आई ओनली रिक्वेस्टेड देम, कैन आई प्लीज सी and verify with the ID card. And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it.